जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4 टॉपिक हमारा चल रहा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने पहले स्टडी किया था शेयर्स। शेयर्स के बाद कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेट के बारे में, ठीक है। और डेट में हमने कुछ सोर्सेज डिस्कस किए थे, कुछ सोर्सेज हम आज डिस्कस करेंगे। टोटल 3 लेक्चर हैं डेट के ऊपर, क्योंकि लेंथी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उससे पहले कल जो कुछ हमने सीखा था, पढ़ा था, उसका क्विज हो जाए, ठीक है। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए और अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाए। क्लिक कर दिया, रेडी है। सिस्टम आपको पता है, आज के लेक्चर 11 क्वेश्चन आज के क्विज में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा फीचर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इन्वॉल्व बोरोइंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ फॉर इंटरेस्ट। इट प्रोवाइड ओनरशिप राइट। ओनरशिप राइट तो नहीं होते। डज नॉट रिक्वायर रीपेमेंट, नहीं, डेट में रीपेमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर की रीपेमेंट नहीं होती, वो इरिडीमेबल होते हैं। डेट तो वापस करना होता है ना। इट इज ओनली अवेलेबल टू पब्लिक कंपनीज, नहीं, ये पब्लिक कंपनीज के लिए भी अवेलेबल है, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी अवेलेबल है। डेट यानी किसी से भी आप बैंक से लोन ले लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा जी। जी फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में क्या फर्क है? रेट की बात कर रहा है, चार्ज की बात नहीं कर रहा। फिक्स रेट में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। और फ्लोटिंग रेट में चेंज होता रहता है, ठीक है। आपको सिंप्लिसिटी के लिए आपके इस सब्जेक्ट में आई कैप ने जो कैलकुलेशन जितने भी इंक्लूड किए हैं, गैस कीजिए वो किस रेट के ऊपर की होंगी? फिक्स रेट के ऊपर, शाबाश, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग रेट भी होता है, ठीक है। कभी हो सकता है किसी कंसेप्ट में वो टेस्ट कर ले थोड़ा सा, फ्लोटिंग रेट के बारे में भी कंसेप्ट हमें उसका मिल गया। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिक्स रेट के ही मिलेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फ्लोटिंग चार्ज की बात कर रहा है, फ्लोटिंग रेट की बात नहीं कर रहा। ये टाइप ऑफ सिक्योरिटी होती है ना। रेट तो इंटरेस्ट रेट होता है, चार्ज सिक्योरिटी होती है। कह रहा है कौन सी सिक्योरिटी है? स्पेसिफिक एसेट के ऊपर? स्पेसिफिक एसेट के ऊपर नहीं, वो तो फिक्स चार्ज होता है। ओनली शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ओनली बॉन्ड इशूड इन फॉरेन करेंसी, या इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स लाइक इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। इंटायर क्लास ऑफ एसेट, ठीक है। ये ओनली बॉन्ड इशूड इन फॉरेन करेंसी, ये किस तरह के बॉन्ड की तरफ इशारा कर रहा है? यूरो बॉन्ड की तरफ, शाबाश। तो हमारा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर होगा डी। इंटायर क्लास के ऊपर जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं, और जो स्पेसिफिक एसेट के ऊपर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फिक्स चार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर ए कंपनी। कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है? इन्वेस्टर गेट वोटिंग राइट्स, डेट पे तो वोटिंग राइट्स मिलते ही नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर टैक्स डिडक्टेबल, ये बेनिफिट है कंपनी को कि वो टैक्स का बेनिफिट मिलता है उसको, प्रॉफिट टैक्स कम देना पड़ता है। कंपनी मस्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू डेट होल्डर, डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। इट रिड्यूसेस गियरिंग, ये क्या कंसेप्ट है गियरिंग का? जब डेट इशू किया जाता है गियरिंग कम होती है कि ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, शाबाश। तो ये कंपनी के लिए गुड थिंग है कि बैड थिंग होती है? बैड थिंग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। इंटरेस्ट पेमेंट्स टैक्स डिडक्टेबल होती हैं, ये आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं भूलना। इंटरेस्ट पेमेंट्स टैक्स डिडक्टेबल होती हैं, टैक्स से नट ऑफ करके फिर हम इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं, ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेशन में नहीं लेते। 5 क्वेश्चन।
व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर ए कंपनी? क्या डिसएडवांटेज है? ए, कंपनी मस्ट मेक पेमेंट इवन इफ इट फेसेस लॉसेस, चाहे लॉसेस क्यों ना हो जाए पेमेंट करनी करनी है। 6 ईयर शॉर्ट टर्म बॉन्ड और डिबेंचर, ये तो लॉन्ग टर्म है, ये मुझे पता है, लेकिन बॉन्ड और डिबेंचर में मैं भूल जाता हूँ सिक्योर्ड कौन सा था, अनसिक्योर्ड कौन सा था। अच्छा, बॉन्ड सिक्योर्ड है, ठीक है। लोन नोट्स और कमर्शियल पेपर, ये मेरा हाल है कमर्शियल पेपर है शॉर्ट टर्म, ऐसा ही है? हाँ जी कमर्शियल। और लोन नोट्स की ड्यूरेशन क्या होती है? मीडियम टर्म। ड्यूरेशन क्या है? 2 से 5 साल। करेक्ट ऑप्शन सी, गुड। Which of the following best describes a debenture? Secured long-term loan, unsecured long-term, या short term? Unsecured. B ऑप्शन करेक्ट है जी। ये टाइम जो है ना कम कर दें हैं, ये इंटेंशनली हमने छोटे क्वेश्चन रखे होते हैं, 15 सेकंड काफी है। जी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 8। What distinguishes a euro bond from other bond? It is based in foreign currency. It has floating interest rate. Always issued at a discount. वो कौन सा होता है? डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट। हाँ जी डीप डिस्काउंट, शाबाश। तो ये फॉरेन करेंसी में करेक्ट। क्वेश्चन 9। जीरो कूपन बॉन्ड, ये भी होता है कोई? offers periodic interest payment, issued at par, attractive to investor looking for regular income, या is offered at a discount and redeem at higher price। बिल्कुल, कौन सी वाली होगी? ऑफर्ड एट डिस्काउंट, रिडीम एट हायर प्राइस। तो बेनिफिट क्या मिलता है? इंटरेस्ट के जरिए से नहीं मिलता है इसका बेनिफिट शेयर इन्वेस्टर को, हायर वैल्यू के जरिए से मिलता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगी। जो रेगुलर इनकम के लिए देख रहा है उस इन्वेस्टर के लिए जीरो कूपन बॉन्ड अच्छा नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, आईका का मुझे क्वेश्चन याद आ गया, जीरो कूपन बॉन्ड की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितनी एन्युटी यूज होगी या नहीं होगी? एन्युटी क्यों नहीं यूज होगी? हाँ, क्योंकि उसमें पीरियोडिक पेमेंट ही नहीं है। एन्युटी तो पीरियोडिक पेमेंट की यूज होती है, इसमें तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। तो जीरो कूपन बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एन्युटी यूज नहीं होगी, सिर्फ आपने जो इसकी रिडेम्पशन प्राइस है उसी को डिस्काउंट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। कंपनीज किस लिए जीरो कूपन बॉन्ड प्रेफर करती हैं? क्या इसलिए कि उन्हें कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती मैच्योरिटी तक? हाँ, टाइम उन्हें अच्छा खासा 3-4 साल का मिल जाता है, स्कूल से प्लानिंग कर लेते हैं हमने कहाँ से पैसे अरेंज करके लगाने, पे कर। ट्रू। नेक्स्ट हाई गियरिंग मींस कंपनी हैज मोर इक्विटी फाइनेंसिंग देन डेट फाइनेंसिंग? नहीं, फॉल्स है। ठीक है, हाई गियरिंग का मतलब है
हाई डेट फाइनेंसिंग है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाए इसका मतलब है हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अपग्रेड कर लें आइंदा से, कुछ थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाएंगे, कुछ लेंथी हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, अब चलते हैं हम अपनी क्लास के टॉपर्स की तरफ। आपने CRN नंबर नहीं लिखे आज? अच्छा ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। फर्स्ट पोजीशन शाबाश, फर्स्ट पोजीशन कितनी है? गुड। सेकंड पोजीशन शाबाश। थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन। ऑनलाइन वाले बच्चे की पोजीशन नहीं आज सारी फिजिकल में आ गई। चलें कोई नहीं, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट स्टडी करना है, लेकिन कंसेप्ट है अहम और इसमें कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी हम एडिशनली करेंगे। इस चैप्टर में उसने इंक्लूड नहीं की हुई, लेकिन चैप्टर 11 में है और अगर हम अभी कर लेंगे, बाद में भी तो करने हैं, अभी करेंगे तो चूंकि कंसेप्ट पढ़ रहे हैं साथ में हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी और फ्यूचर में भी काम आ जाएगा। टॉपिक आज का हमारा जो है वो बॉन्ड्स, लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। घर जाके पढ़ा हो, कोई चीज कोई लफ्ज़ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड, या इसको उस बेहतर है स्टार्टर के तौर पे हम टॉपिक का नाम रख लें हाइब्रिड सिक्योरिटीज। हाइब्रिड फाइनेंसिंग, हाइब्रिड सिक्योरिटी, कुछ भी कह लें, इसमें लफ्ज़ क्या है? मैं हाइब्रिड मतलब क्या, कंसेप्ट क्या? कंसेप्ट ये है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में दो बड़े सोर्सेज होते हैं, शेयर्स और डेट। शेयर से आप ओनर बनते हैं कंपनी के, डेट से आप लेंडर बनते हैं। शेयर पे डिविडेंड मिलता है, डेट पे इंटरेस्ट मिलता है। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी सिक्योरिटी को कहते हैं जिसमें इक्विटी यानी शेयर्स वाला एलिमेंट भी हो और जिसमें डेट वाला एलिमेंट भी। हाइब्रिड ऐसी को कहते हैं मिक्सर को बोलते हैं ना। तो ये ऐसी सिक्योरिटी है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी फाइनेंसिंग है जिसमें इक्विटी वाला एलिमेंट भी शामिल है, शेयर्स वाला, और डेट वाला भी है ना। अजीब बात, दोनों चीजें शामिल है, इसलिए तो इसे हाइब्रिड बोला गया। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ हाइब्रिड सिक्योरिटी को ही डिस्कस करना है। इसकी दो टाइप्स हैं, बुक में उसकी दो टाइप्स डिस्कस की हैं। एक टाइप हमारे लिए अहम है, एक टाइप उसने सिर्फ यूं समझ लीजिए कि अब बेसिक आइडिया देने के लिए हमारे साथ शेयर की है। ठीक है, वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक टाइप है कन्वर्टिबल बॉन्ड, यानी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेट का फीचर भी है, जिसमें इक्विटी का फीचर भी है। टाइप्स कितनी है इसकी? एग्जांपल दो एग्जांपल्स हैं, एक कन्वर्टिबल बॉन्ड की एग्जांपल है और एक वारंट की एग्जांपल है। ज्यादा अहम हमारे लिए कौन सा है? कन्वर्टिबल बॉन्ड, लेकिन वारंट दोनों एक्सप्लेन करेंगे हम। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है? कन्वर्टिबल बॉन्ड ये होता है कि फर्ज कीजिए, पहले इसकी रीजनिंग आपको बताता हूं, इशू क्यों करते हैं। एक कंपनी को इस वक्त पैसों की जरूरत है, ठीक है, और कंपनी बैंक से लोन लेना नहीं चाहती, या शायद बैंक ने रिफ्यूज कर दिया होगा। फंड्स रेज करने हैं, क्या ऑप्शन है उसके पास? शेयर इशू करे। बिल्कुल करेक्ट, सही है, शेयर इशू करे। अब शेयर जो इशू होता है, मुझे बताइए फेस वैल्यू पे होते हैं या के मार्केट वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे, बेहतरीन। और शेयर की मार्केट वैल्यू कहां से पता चलेगी? स्टॉक एक्सचेंज से। बेहतरीन, बिल्कुल सही जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से।
लेकिन हुआ क्या है, स्टॉक रिसेंटली कंट्री में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से या कोई नेगेटिव ऐसा इवेंट अकर हुआ है जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, या जिसे टर्म यूज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई। ये कभी सुना है आपने? जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होती है तो क्या होता है? शेयर्स की प्राइसेस कम हो जाती है। मार्केट में जिस शेयर की प्राइस बढ़ती है उसे ग्रीन कलर से शो करवाया जाता है इंडेक्स में, और जिस कंपनी के शेयर की प्राइस कम होती है उसे रेड कलर से। तो जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होती है तो आपको कौन सा कलर नजर आएगा? रेड ही रेड। ठीक है, इन्वेस्टर जो होता है ना, ब्रोकर, वो कहता है ये रेड कलर नहीं है, ये हमारा ब्लड है, ये खून है हमारा जो बहाया गया है मार्केट में। इन्वेस्टर जाहिर दुखी होता है बेचारा, गिर गया। तो मार्केट क्रैश कर गई, शेयर की प्राइसेस डाउन है। आपके ख्याल में क्या हमेशा आप डाउन ही रहेंगे? नहीं, जैसे ही कोई गुड न्यूज आएगी ना, मार्केट बैड न्यूज पे डाउन जाती है और गुड न्यूज पे अप जैसे ही मार्केट में गुड न्यूज आएगी रिकवरी हो जाए। लेकिन गुड न्यूज पता नहीं कब आए, 2 महीने में आए, 4 महीने में आए, 6 महीने में आएगी जरूर। ठीक है, हालात हमेशा एक जैसे तो नहीं होते, आएगी, लेकिन कब पता नहीं। अब कंपनी ये सोच रही है यार पैसे अभी चाहिए, अगर हम अभी शेयर इशू कर देते हैं ना तो हमें लॉन्ग टर्म में ओनरशिप तो दूसरे बंदे को दे दी हमने, लेकिन हमें पैसे जो मिलेंगे वो थोड़े मिलेंगे। थोड़े क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई पड़ी है। तो या तो हम अच्छे वक्त का इंतजार करें, जब अच्छा वक्त आए तब शेयर्स इशू करें, तो लोग बाय कर लेंगे, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। प्राइस बढ़ी जाए, हो सकता है 200 रुपये चली जाए, इस वक्त मार्केट में हो सकता है प्राइस 50 रुपये पे हो शेयर। तो क्या आपके ख्याल में जब स्टॉक एक्सचेंज डिप्रेस्ड हो, क्रैश हो, कंपनी को शेयर इशू करने चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों नहीं करने चाहिए? लॉस होगा, पैसे कम मिलेंगे, शाबाश। शेयर इशू कर नहीं सकती, शेयर इशू करना नहीं चाहिए, पैसे कम मिलेंगे। लोन ऑब्टेन कर नहीं सकते, क्या करें? ये दरमियानी रास्ता निकाला उन्होंने, हाइब्रिड। ऐसे सिचुएशन में फिर हाइब्रिड सिक्योरिटीज को यूज किया जाता है। हाइब्रिड सिक्योरिटीज क्या है? जिसमें डेट एलिमेंट भी हो, इक्विटी भी हो। अब जरा सुनिए हुआ कि कंपनी ने किया क्या। कंपनी ने इशू किया एक बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली तो है लोन। शेयर जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा सर लोन तो नहीं हम लेंगे, हम आपके बिजनेस में पैसे डालेंगे तब जब आप हमें ओनरशिप दे, ओनर बनाएं। हम ओनर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने आपके बिजनेस में लोन नहीं देना। तो डेट बॉन्ड कंपनी इशू करेगी, इन्वेस्टर नहीं आएगा। कंपनी ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड इशू करते हैं, ये है कन्वर्टिबल बॉन्ड। इन्वेस्टर ने पूछा कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है? कंपनी कह ले कन्वर्टिबल बॉन्ड है 5 साल तक ये बॉन्ड की तरह ही चलेगा। आज हम आपको इशू करेंगे बॉन्ड एक, आप हमें बदले में 1000 रुपया देंगे या जो भी वैल्यू है, हम आपको 5 साल तक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसका लोन देते रहेंगे। ये तो हो गया सारा बॉन्ड। लेकिन फर्क क्या है? एट द एंड जब 5 साल पूरे हो जाएंगे ना इसके, आपके पास ऑप्शन होगी, चाहे तो 1000 रुपया इसको रिडीम करवा लीजिएगा। रिडीम करवाने का मतलब क्या है? हमें वापस करके 1000 रुपया ले लीजिएगा, और चाहे तो आप इसको कन्वर्ट करवा लीजिएगा शेयर्स में, यानी इस एक बॉन्ड के बदले में हमसे 3 शेयर्स ले लीजिएगा। कन्वर्जन रेशो क्या आई? 3। एक बॉन्ड के बदले में 3 शेयर्स ले लीजिएगा। अब देखें, इसमें कंपनी को भी फायदा हो गया, इमीडिएटली उन्हें लो अमाउंट पे शेयर इशू नहीं करना पड़े। ठीक है, लोन अरेंज हो गया, और 5 साल बाद जाके उन्हें शेयर इशू करने होंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो कंट्रोल शिफ्ट होगा, ओनरशिप शेयर करनी पड़ेगी, वो 5 साल के बाद करनी पड़ेगी, अभी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मसला तो है ही है, लेकिन डिले हो गया, तो कंपनी के लिए ये भी गुड है। तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड।
ये थ्रू आउट द लाइफ ऑपरेट कैसे करता है, कन्वर्ट बॉन्ड की तरह ही। फर्क कहां पे पड़ता है, एंड में जाके जब ये इसका पीरियड कंप्लीट हो जाता है उस वक्त बॉन्ड होल्डर को ऑप्शन दी जाती है। ऑप्शन क्या दी जाती है कि या तो रिडीम कर लो, पैसे ले जाओ 1000 रुपया जितना भी एग्री हुआ, या इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर। अच्छा, कितने शेयर में कन्वर्ट होगा, एक में होगा, 2 में होगा, 3 में, 4 में, ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज है, ये कंपनी डिसाइड करेगी और स्टार्ट में ही बताना पड़ेगा इन्वेस्टर को। ये कभी 3 कन्वर्जन रेशो होगी, कभी 5 होगी, कभी 7 होगी, कभी 10। एक क्वेश्चन में उसने 35 कह दिया कि एक बॉन्ड के बदले में 35 शेयर मिले। हमने कोई इतराज नहीं करना, हमने कैलकुलेशन करनी है सिंपल। हमने उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देना, भाई ये 35 शेयर दे दो। ये कन्वर्टेबल समझ आ गया आप? अच्छा, अगर समझ आ गया और मुझे बताएं, आप अगर हैं शेयर होल्डर, मसाले की स्मेल आ रही है ना, जैसे गरम मसाले की स्मेल हो, नहीं आ रही आपको? नहीं, क्या ये भी बिजनेस करते हैं हम? अच्छा, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, बॉन्ड की लाइफ पूरी हो गई, आप रिडीम करवाएंगे, कन्वर्ट करवाएंगे? जिसमें फायदा होगा। शाबाश। कैसे पता चलेगा किसमें फायदा है? हाँ, शेयर की मार्केट प्राइस देखेंगे। जैसे अगर मैंने कहा आपके पास पहली ऑप्शन है रिडीमेबल एट पार है, तो आप कहेंगे अच्छा अगर हम रिडीम करवाते हैं हमें 1000 रुपया मिलेगा। दूसरी ऑप्शन मैंने कहा कन्वर्ट करवा ले, एक बॉन्ड के बदले में 3 शेयर ले ले। आपने कैलकुलेशन की, आपने कहा शेयर की प्राइस कितनी है इस वक्त, शेयर की प्राइस है 500, तो आपने कहा 500 3 शेयर मिलेंगे, 5 दिए 15। अगर रिडीम करवाएं तो 1000 मिलेगा, कन्वर्ट करवाएं तो कितनी वैल्यू मिलेगी? 1500। किसमें फायदा है? हायर में। किसमें फायदा है? हायर में। रिडेम्पशन प्राइस और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर। एंड में आपको क्या प्राइस मिलेगी? हर रैशनल इन्वेस्टर कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? जो हायर वाली होगी कि लोअर वाली होगी? हायर वाली होगी। अच्छा, ये मर्जी किसकी चलेगी? कंपनी की मर्जी चलेगी रिडीम करना है कि कन्वर्ट करना है, कि इन्वेस्टर की? इन्वेस्टर की। और इन्वेस्टर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? दोनों वैल्यू में से जो हायर है या लोअर है? इसीलिए जब कभी कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है ना, तो हम जो लास्ट वैल्यू लेते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड की, जो लास्ट वैल्यू लेते हैं वो बताइए, रिडेम्पशन वैल्यू लेते हैं, रिडेम्पशन प्राइस लेते हैं, या कन्वर्जन वैल्यू, या दोनों में से जो हायर है? हायर है। एग्जाम क्वेश्चन में आपको छोटी सी कैलकुलेशन शो करवाना पड़ेगी कि टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिडेम्पशन प्राइस 1000, फिर कन्वर्जन वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 1500, और नीचे लिखेंगे विच एवर इज हायर दैट इज 1500। तो मेन कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू जाएगी? 1500 की। ये बात समझ आया? कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड का कंसेप्ट समझ आया? क्या होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड? जो के 5 साल नहीं भाई, वो मर्जी है, वो हालात पे डिपेंड करता है। वो 3 साल बाद कन्वर्ट होना है, 5 साल बाद होना है, 10 साल बाद होना है, वो कंपनी के ऊपर है, जो मर्जी ड्यूरेशन रख दे। जो अपना जो भी मैच्योरिटी पीरियड पूरा कर ले, तो उसके बाद इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है, चाहे इसे रिडीम कर ले या कन्वर्ट करे। जब हम ये राइट देते हैं, ये ऑप्शन देते हैं इन्वेस्टर को, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड। भाई समझ आया? और इसे हाइब्रिड में क्यों रखा गया, ये समझ आ गया? मुझे बताइए, क्या इसमें दोनों फीचर्स हैं? डेट के भी है, जिंदगी सारी गुजारेगा डेट की तरह, और एंड में जाके अगर चाहे तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? ओके, ये हो गया हमारा। मुझे याद है, ये सी बात है, वैसे ही बात होगा रैंडम थॉट्स आती। तो छोटे होते ना, वो कहानी पढ़ते थे शीश नाग वाली, 100 साल के बाद इंसानी रूप धार लेता है। हाइब्रिड, वो नाग भी है, वो इंसान भी है। तो ये जो है कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये क्या है? 5 साल के बाद हाँ शेयर का रूप धार सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वारंट क्या है? वारंट, वारंट में होता ये है कि बॉन्ड इशू किया जाता है
उस बॉन्ड के एक ने दो हिस्से किए जाते हैं। वारंट में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, इसमें एक ही पार्ट होगा कन्वर्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, एंड में जाके फैसला करना है। ये जो वारंट होता है ना, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ये है स्टॉक पार्ट, एक है बॉन्ड। है इसमें भी वही, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और अगर आप चाहें तो आप कन्वर्ट भी करवा सकते हैं शेयर में, स्टॉक की बजाय शेयर। अच्छा, बाज़ औक़ात ना शेयर की बजाय वर्ड स्टॉक यूज होता है। अमेरिकन बिजनेस में जो शेयर कैपिटल के लिए स्टॉक की टर्म भी यूज होती है, स्टॉक कैपिटल, लेकिन मैं इसको अवॉइड करूंगा क्योंकि हम पाकिस्तान में ब्रिटिश टर्म ज़्यादातर यूज कर रहे होते हैं, उसमें स्टॉक से मुराद इन्वेंट्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने अगर कभी फर्ज कीजिए किसी जगह पे आप स्टॉक का वर्ड पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए इससे मुराद इन्वेंट्री भी होगी, इससे मुराद शेयर कैपिटल भी होगा। अगर तो वो अमेरिकन बुक का पढ़ रहे हैं तो इससे मुराद होगा कैपिटल, ठीक है। अगर पाकिस्तानी या कोई यूरोपियन बुक पढ़ रहे हैं तो इससे मुराद इन्वेंट्री, वो कंटेक्स्ट से आपको पता चल जाएगा। तो कभी कभार कहीं हो सकता है स्टॉक लिखा हो, आपने शायद स्टॉक ऑप्शन सुना होगा वर्ड। स्टॉक ऑप्शन बेसिकली इन्वेंट्री की ऑप्शन नहीं होती, शेयर की ऑप्शन होती है। तो उसे क्यों स्टॉक ऑप्शन, वो अमेरिकन रीजन की वजह से। बहरहाल कन्वर्ट करवा सकते हैं इसमें, और बॉन्ड इसमें भी तो यही था। इसमें फर्क क्या है, इसमें आप अपने बॉन्ड के दो हिस्से अलग अलग कर सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए इसमें अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई ना, 5 साल बाद कन्वर्ट होता, 2 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा सारे का सारा ही। यानी जो बंदा खरीदेगा आइंदा से इंटरेस्ट भी वही लेगा, और जब टेन्योर खत्म होगा तो कन्वर्ट करके शेयर भी वही लेगा। इसमें ऑप्शन क्या है, वारंट में क्या होता है, स्टॉक पार्ट को डेट पार्ट से सेपरेट भी किया जा सकता है। चाहे तो इकट्ठे आप रखें सारी जिंदगी, आप ये जब तक उसका मैच्योरिटी पीरियड है आप इंटरेस्ट वसूल करते रहे, एंड पे आप उसको कन्वर्ट करवा लें जैसे ऊपर करवाया था। लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर क्या है, आप अलग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, मैं ये शेयर वाला पार्ट इसको अलग करूंगा और किसी इन्वेस्टर को कहूंगा भैया आप मेरे से सिर्फ ये वाली ऑप्शन खरीद लें। क्या इस ऑप्शन की भी कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल होगी। अगर कंपनी अच्छी है ना तो इसकी वैल्यू होगी। मैं इस वाले हिस्से को अलग सेल कर सकता हूं और ये अपने पास रखूंगा। इसका फर्क क्या पड़ेगा, मुझे अगले 3, 4, 5 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब टेन्योर पूरा हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाए। लेकिन कन्वर्ट अब मैं नहीं करवा सकूंगा, कन्वर्ट कौन करवाएगा, वो जिसने खरीदा होगा। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैं शेयर वाला हिस्सा अपने पास रख लूं और बॉन्ड वाला हिस्सा बेच दूं। तो वारंट में दो सेपरेट पार्ट्स होते हैं, उनको अलग अलग करके सेल किया जा सकता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड में वो सेपरेट नहीं होते, वो एक ही होते हैं। कुछ बात समझ आई आपको? चलिए अब हम आगे, वारंट को तो छोड़ दे, फर्स्ट इतना ही कंसेप्ट था। कन्वर्टेबल बॉन्ड का कंसेप्ट आगे चलेगा। हमें कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी, ठीक है। अब आपको बता रहा है पहले कि कन्वर्टेबल बॉन्ड काम कैसे करता है। स्टेप नंबर 1, कंपनी इशू करेगी बॉन्ड को जिसमें कन्वर्जन की ऑप्शन भी होगी, क्योंकि कन्वर्जन की ऑप्शन होगी तो कन्वर्टेबल बॉन्ड कहलाएगा ना। स्टेप नंबर 2, कंपनी जितने साल का भी बॉन्ड है उतने साल इंटरेस्ट पे करती रहेगी, जैसे किसी रेगुलर बॉन्ड का इंटरेस्ट पे किया जाता है। डन। स्टार्ट में क्या होगा, बॉन्ड इशू किया, पैसे ले लिए कंपनी ने। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, इंटरेस्ट पे करते रहे जितने साल भी करना था। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द लाइफ मैच्योरिटी पे इन्वेस्टर को ऑप्शन दी जाएगी, चाहे रिडेम्पशन प्राइस ले लो, चाहे कन्वर्जन वैल्यू ले लो, और सॉरी ये कन्वर्ट करवा लो। अब अगर तो शेयर की वैल्यू ज्यादा है रिडेम्पशन प्राइस से,
इन्वेस्टर क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करवा लेगा, उसे उसमें फायदा। और अगर शेयर वैल्यू कम है, रिडेम्पशन प्राइस ज्यादा है, रिडीम करा के कैश करा के निकल जाएगा। सिस्टम समझ आ गया इसका? चलिए, अब क्या इस सिस्टम के मुताबिक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? आइए जरा देखते हैं। बाकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो कम अहम है, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूं आप मुझे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए से कन्वर्टेबल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे डील करते हैं एग्जाम क्वेश्चन में, वो आप मुझे शो करवा दें। करवा सकते हैं? चलिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। एक कैलकुलेटर, रजिस्टर सामने रखें और क्विकली कन्वर्टेबल बॉन्ड का अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है इसको गो थ्रू कर लें, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये एक छोटा क्वेश्चन है जो आई के आपके एक बड़े पास्ट पेपर के क्वेश्चन से निकाला गया, ठीक है जी? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी रेडी हो जाइए, क्वेश्चन अभी आपके सामने आने वाला है। पॉज कीजिएगा जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, ये जो वारंट वाला कंसेप्ट है इसमें हम स्टॉक पार्ट को और बॉन्ड वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड वाले पार्ट पे तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इसमें तो चले इस बंदे को फायदा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसने खरीदा। जिसके पास ये स्टॉक ऑप्शन है इसको तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अभी इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ बाद में 3 साल बाद ऑप्शन मिलेगी कि भाई चाहे तो इसको आप एक्सरसाइज कर लो और क्या ले लो, शेयर्स ले लो। इसको फायदा पता है कब मिलेगा? जब ये शेयर खरीद लेगा उसके बाद फायदा मिलेगा, पहले नहीं। इस वाले हिस्से को पहले फायदा मिलेगा जब तक बॉन्ड चल रहा है, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसको कब फायदा मिलेगा? जब ये शेयर्स को बाय कर लेगा तो उसके बाद ना सिर्फ ये कि कंपनी का मालिक बन जाएगा, ओनर, बल्कि इसे फ्यूचर का डिविडेंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये डिविडेंड कब मिलेगा? कन्वर्जन के बाद। कन्वर्जन से पहले इसको कुछ नहीं मिलना, बाद में डिविडेंड मिलेगा। और इसको कन्वर्जन से पहले इंटरेस्ट मिलना है, कन्वर्जन के बाद इसको कुछ, यानी इसका फायदा कन्वर्जन से पहले मिलेगा और इसका फायदा कन्वर्जन के बाद मिलेगा डिविडेंड की शक्ल में, ठीक है जी? चलिए, ये जी, जब ये शेयर सेल करेंगे तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, ये शेयर्स खरीदेगा, वो मार्केट प्राइस पे खरीदेगा या कम वैल्यू होगी? क्योंकि शेयर्स तो बाद में उसे मिलेंगे ना। हाँ, ये जो पर्सन ये शेयर्स खरीदेगा कंपनी से, याद रखे वो कंपनी को कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो कंपनी, वो बॉन्ड के बदले में शेयर खरीद रहा है ना, बॉन्ड के बदले में शेयर खरीद रहा है। तो उस वक्त जब कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं ना, जब रिडेम्पशन टाइम आ जाता है उनका, जब मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है, तो फिर कंपनी को बॉन्ड दे दिया जाता है और बदले में शेयर ले लिए जाते हैं। कंपनी कोई पैसे नहीं लेती। हाँ, जिसके पास शेयर अगर आगे हैं वो इमीडिएटली मार्केट में बेचना चाहे तो उसी दिन भी बेच सकता है, और वो किस प्राइस पे बिकेंगे? जो उस वक्त की मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर बिकेंगे। क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये आई कैप का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसका एक हिस्सा है, लेकिन हिस्सा अहम है। इसकी टर्म्स को आपने खास तौर पे समझना है, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो एग्जाम में यूज हुई हैं, ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहा है एक कंपनी इश्यूज 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड। पहले तो आप नोट कीजिए 10% को। जब कभी किसी भी बॉन्ड या लोन, या आपने काउंटिंग में भी पढ़ा होगा, लोन से पहले परसेंटेज आ जाती है, वो क्या चीज शो कर रही होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% बॉन्ड का मतलब क्या है? ये वो वाला बॉन्ड है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर 8% बॉन्ड लिखा होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो बॉन्ड के साथ जो भी परसेंटेज लिखा हुआ है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्लियर? फिर आगे आप नोट कीजिए कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल के लफ्ज से आपको क्या पता चला है कि ये जो बॉन्ड है ये कौन से वाला है? हाइब्रिड। इसमें ऑप्शन है, जब इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा तो आप अगर चाहें तो इसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, चाहे तो इसके रिडेम्पशन प्राइस ले लें, ऑप्शन है। कन्वर्टिबल का मतलब समझ आ गया? 10% का मतलब समझ आ गया? बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब है डेट फाइनेंसिंग है। जहां कहीं डेट फाइनेंसिंग आ जाए ना,
आपने हमेशा क्वेश्चन में ढूंढना है टैक्स रेट किधर है, टैक्स रेट किधर है, टैक्स रेट किधर। जहां कहीं डेट फाइनेंसिंग हो आपने क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, टैक्स। लफज बॉन्ड मुझे चीख चीख के कह रहा है भैया टैक्स रेट ढूंढो, टैक्स रेट ढूंढो। क्यों क्यों मेरे भाई, क्यों कह रहा है टैक्स रेट ढूंढो? क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी, जो ट्रू कॉस्ट होगी ना कंपनी की, वो 100 रुपया नहीं होगी जो इंटरेस्ट के तौर पे पे कर रहे हैं, वो नेट ऑफ टैक्स होगी। डेट के केस में जो ट्रू कॉस्ट कंपनी की होती है कौन सी होती है? क्यों, रीजन क्या? इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। क्या रीजन है? तो डेट है, बॉन्ड का मतलब डेट है, इसका इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। तो जो मैंने अपनी कैलकुलेशन में अमाउंट यूज करनी है वो ग्रॉस यूज करनी है कि नेट ऑफ टैक्स करनी? नेट ऑफ टैक्स करनी। हाँ, अगर यहाँ पे शेयर का लफ्ज लिखा होता ना तो फिर मैंने इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना था। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही एक कीमती बात पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है और डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। ये तीनों अल्फाज से क्या मतलब समझ आ रहा है? क्लियर हो गया आपको? परसेंटेज से, लफज कन्वर्टेबल से और बॉन्ड से। ऑफ रुपीज 1000 ईच। 1000 क्या है भला? अमाउंट तो है, कौन सी अमाउंट है? कन्वर्ट, ये है फेस वैल्यू। ये क्या है? फेस वैल्यू। अमाउंट्स बहुत सी तरह की होती हैं, ये इसकी क्या है? फेस, एक फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। फेस वैल्यू का हमारे क्वेश्चन में क्या अमल दखल है भला? जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो फेस वैल्यू पे करना है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? फेस वैल्यू पे करना है। यानी इसका इंटरेस्ट कितना होगा? हाँ, इसका साल का कितना मिल रहा होगा? 100। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में 100 नहीं लेंगे, ये चीज 70 लेंगे। 70 कैसे पता चला? हाँ, 30% टैक्स रेट है तो नेट ऑफ टैक्स 100 माइनस 30 70% हो जाएगा। 100 को 70% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आंसर आएगा। तो हमने पेमेंट, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं अब होंगे? 100, लेकिन कैलकुलेशन में नेट ऑफ टैक्स लेना वो कितना? 70, क्योंकि 30 हमें बेनिफिट वो टैक्स कैलकुलेशन में मिल जाएगा। चलिए, यहां तक पहली लाइन समझ आ गई? तसल्ली से पढ़े, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये समझे असल में हम चैप्टर 10 नहीं चैप्टर 11 कर रहे हैं। वो तो कंसेप्ट को मजीद समझने के लिए मैंने कहा साथ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी हो जाए तो थ्योरी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पहली लाइन समझ आ गई? ओके, आगे चलते। Each bond will be converted into 3 shares at the end of year 4. ये जो 3 शेयर्स है इसको हम कहते हैं कन्वर्जन रेशो। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जन रेशो। 3 क्या है? कन्वर्जन रेशो कुछ भी हो सकती है, एक के बदले में हो सकता है 10 शेयर। वो तो डिपेंड करता है ना शेयर की वैल्यू कितनी है। कम होगी तो ज्यादा शेयर देने पड़ेंगे, शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी तो कम होंगे। आपने इसके ऊपर डिबेट नहीं करना रेशो क्या, रेशो जो क्वेश्चन में दी हुई बट ठीक है। इस पे आप सोचेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों दिया हुआ है, 20 क्यों नहीं दिया हुआ, 15 क्यों नहीं, जो दिया वही यूज करना। 3 क्या है? कन्वर्जन रेशो। एट द एंड ऑफ ईयर 4, ये 4 साल, 4 साल क्या है? मेच्योरिटी पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? ये टर्म्स लिखें, ये समझें, ये यूज होनी आगे, ये जितनी मैं बता रहा हूं। 10% इसको हम इंटरेस्ट रेट या इसको कूपन रेट भी बोलते हैं, कूपन रेट। 10% के साथ लिखे कूपन रेट, ठीक है। ये इसका आपको इस जैसे और कई क्वेश्चन असाइनमेंट आज आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, उसमें होंगे, वो आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। 10% क्या है? कूपन रेट। बॉन्ड का मतलब है इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होगा। 1000 ये फेस वैल्यू है। 3 शेयर्स कन्वर्जन रेशो है। ईयर 4 इसका मतलब क्या है? मेच्योरिटी पीरियड। 4 साल बाद पे होगा, ये मेच्योर होगा, ये सेटल होगा, ये खत्म होगा। ये कितने साल बाद? 4 साल। इसको मेच्योरिटी पीरियड भी बोलते हैं, इसको बाज़ औक़ात एक्सपायरी पीरियड भी बोलते हैं।
The market value of each share is expected to be rupees 400 on date of redemption. शेयर्स की मार्केट वैल्यू 400 क्या है? शेयर्स की मार्केट। अहम चीज क्या है नोट करें, किस दिन की है? 4 साल बाद की के आज की? 4 साल बाद की। शाबाश, डेट ऑफ रिडेम्पशन। अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा फाइनेंस के लैंग्वेज में बात करूं आपसे। इस कन्वर्टिबल बॉन्ड की कन्वर्जन रेशो कितनी है? कन्वर्जन रेशो कितनी है? 3 कन्वर्जन रेशो 3, वो जितने में होगा। इस बॉन्ड की कन्वर्जन वैल्यू कितनी है? कन्वर्जन वैल्यू कितनी है? कितने? 1200। शाबाश, इसका मतलब है टर्म से पहचान गए आप आसानी से। कन्वर्जन वैल्यू क्या है भैया? मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कन्वर्जन वैल्यू है रिडेम्पशन पे। रिडेम्पशन पे हो सकता है, क्या मैं आज की कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? आज की ये कन्वर्जन वैल्यू है 4 साल बाद की। क्या मैं करंट कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? डिस्काउंट कर दें। डिस्काउंट कर दें। एक तरीका ये है डिस्काउंट कर दो, एक तरीका ये है कि प्राइस ही आज वाली यूज कर लो, 3 को आज वाली प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी तो कन्वर्जन वैल्यू आएगी, आज ही की आएगी। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। कभी आपको शेयर प्राइस देगा आज वाली, कभी देगा फ्यूचर वाली। अमूमी तौर पे फ्यूचर वाली ही देगा, लेकिन कभी हाँ शाबाश शाबाश, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। वो कैलकुलेशन के बाद समझाऊंगा आपको ये कंसेप्ट। टैक्स रेट इज 30%। टैक्स तो आपको पता है ही, यहां तक सारी टर्म समझ आ गई। कह रहा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड यूजिंग 10% डिस्काउंट रेट। आपको क्या बताया था फाइनेंस का प्रोबेबली सबसे बड़ा असूल क्या है? फाइनेंस की किताबें जितनी भी दुनिया में इकट्ठी करें, उनमें जितने असूल हैं वो लिखें एक पेज के ऊपर। उन सारे असूलों में जो सबसे बड़ा असूल बताता है फाइनेंस के एक्सपर्ट हमें, वो क्या बताते हैं? किसी भी चीज की वैल्यू क्या है? उसके जिंदगी के जितने भी कैश फ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ले। ठीक है, जितने भी कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है रेगुलर, वो प्लस टर्मिनल लास्ट वैल्यू जो होती है वो रिडेम्पशन का। ठीक है जी, कैलकुलेट करना। अच्छा, जब एक कैश फ्लो आपको आज मिल रहा है वो तो एज इट इज आ जाएगा। एक कैश फ्लो जो 1 साल के बाद मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्काउंट करके। और जो 2 साल बाद मिल रहा है 2 साल से डिस्काउंट, 3 साल बाद मिल रहा है डिस्काउंट कर। अगर तो वैल्यू डिफरेंट है अलग अलग डिस्काउंट करेंगे, अगर वैल्यू सेम है एनवीटी के जरिए से कैलकुलेट करेंगे। डन जी? अच्छा, अब ये है चैलेंज आपके लिए, आपने वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करनी है। जरा देखते हैं आप कितने एक्सपर्ट है फाइनेंस के, कितना टाइम चाहिए आपको? अभी तो मैंने बोला भी नहीं था करने को, इतनी जल्दी? चले आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स उनको भी साथ लेके चलना है ना। आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आपका वक्त स्टार्ट होता है अब, और साथ साथ ना मैंने कैलकुलेशन भी देखनी है आपकी कि आपका कैलकुलेशन करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है जी, आपका वक्त स्टार्ट होता है अब, पॉज कीजिएगा जी। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। कोई मिला जुला सा रिस्पॉन्स है। चंद एक स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया आंसर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अप्रोच ठीक अडॉप्ट की है, लेकिन कुछ जगहों पे वैल्यू गलत ली है। ठीक है, इसमें अप्रोच क्या थी, रूल क्या था कि आपने जब वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की तो इसके जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यह है बेसिक रूल। अब इसमें 2 तरह के कैश फ्लोज हैं।
एक वो जो आपको हर साल मिल रहा है इंटरेस्ट, और एक वो कैश फ्लो है जो आपको कन्वर्जन पे, रिडेम्पशन पे मिल रहा है। इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। इन दोनों को अलग अलग ट्रीट, क्यों अलग अलग ट्रीट करना है? क्योंकि एक कैश फ्लो आपका है वो जो कि सेम है हर साल, उसकी तो बन जाएगी एन्युटी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? एन्युटी के जरिए से, वो हिस्सा जो हर साल सेम है। और एक वो जो एंड में आपको अमाउंट मिल रही है रिडेम्पशन के वक्त, उसमें आपने क्या करना है, वो चूंकि एक डिफरेंट अमाउंट है, उसको अलग से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डन? आइए जरा इसको अब सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट। अब किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू जो है, मैं एब्रीविएशन कुछ यूज करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू जो होते हैं वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी, यानी इसका वो एलिमेंट जो कि हर साल सेम है, प्लस उसकी जो टर्मिनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू है वो है। ठीक है? अब पहले हम जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले अब हम एन्युटी यूज करते हैं। एन्युटी में हमने क्या करना है, जो रेगुलर अमाउंट है इंटरेस्ट की, उसको एन्युटी के जो फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे पहला अहम क्वेश्चन, इंटरेस्ट की अमाउंट क्या लेनी है? बॉन्ड कितने का है? 1000 का। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। लेकिन एन्युटी की अमाउंट ये नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? 1000 का 10% ले वो तो 100 आता है। 100 नहीं लेनी, क्या लेनी है? नेट ऑफ टैक्स इनटू 70%। यानी जो इंटरेस्ट की अमाउंट आपने लेनी है वो कितनी लेनी है? 1000 इंटू 10% इंटू 0.7। 1000 फेस वैल्यू है, इंटू 10% कूपन रेट है, इंटू पॉइंट, ये 0.7 क्या है? टैक्स रेट, ये नेट ऑफ टैक्स के लिए। तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो क्या आएगी? 70। इंटरेस्ट की अमाउंट क्या ये आएगी? एनुअल 70। यहाँ पे हमने 70 की वैल्यू यूज करनी है। ठीक है? कितने स्टूडेंट ने ये 70 इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया था एनुअलिटी के लिए? शाबाश, बेहतरीन। ठीक है? कुछ स्टूडेंट ने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। चारों सालों का इंटरेस्ट इकट्ठा कर, ऐसा फाइनेंस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक इंटरेस्ट का ईयर डिफरेंट है, तो हर एक का डिस्काउंटिंग फैक्टर डिफरेंट है। तो आप इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 70 क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको एन्युटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनटू वो फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 1 प्लस आई। अच्छा, अब यहां पे आई क्या डिबेट सुन लें। आई कौन सा है? डिस्काउंट रेट। ये क्या है? ये जो 10% डिस्यूज होगा ना, याद, ये इंटेंशनली मैंने सेम रखे हैं। ये जो 10% होगा ना, ये वाला 10% नहीं है जो एन्युटी में यूज करना है। वो कौन से वाला है? ये वाला 10% है। ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कूपन रेट यूज करना है, लेकिन डिस्काउंट करने के लिए डिस्काउंट रेट यूज करना है। ये वाला 10% है। ठीक है? ये एग्जाम में कुछ स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। तो यहां पे क्या होगा आंसर? 1 माइनस 1 प्लस आई, यानी 1.10 पावर -4। ये -4 कहां से आया? 4 ये, शाबाश। ठीक है जी। और क्या करना है? डिवाइडेड बाय जो डिस्काउंट रेट है 0.1। 0.1 या 0.10 एक ही बात है, 10 कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है? क्लियर? ये क्या है? ये बेसिकली इस एन्युटी वाले एलिमेंट की वैल्यू है। ये वाला हिस्सा। पर क्या आता है? कैलकुलेट करें जरा। कैलकुलेट कर लेंगे ना, ये कैलकुलेट सिखाने की जरूरत तो नहीं है कि इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, फार्मूला आपके सामने, कैलकुलेट पक्की बात है।
जरा कैलकुलेट करके मुझे दिखाएं। इसकी फिगर आपके कैलकुलेटर के ऊपर शो होनी चाहिए, फिर मुझे यकीन आएगा। बात पे आपकी यकीन नहीं करने मैंने। कैलकुलेट कीजिए एनएमटी की वैल्यू और फाइनल वैल्यू आपके कैलकुलेटर पे शो होनी चाहिए, मुझे वो वैल्यू शो करवाएं। क्या है वैल्यू? 221.89 शो कर। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आपके कैलकुलेटर पे भी ये वैल्यू आनी चाहिए 221.89। कैलकुलेट कीजिए 221. शाबाश, ठीक है। अब डिफरेंट कैलकुलेटर्स पे हो सकता है वो डिफरेंट हो सिस्टम। 221.89 आ गया, शाबाश शाबाश। आप दिखाएं 221.89 आ गया, शाबाश। यहां तक चेक पॉइंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम कर लेंगे क्वेश्चन। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद लेकिन अभी ये वैल्यू पूरी नहीं हुई है, ये अभी मुर्गी के अंडों का हिसाब किताब हुआ है, ये मुर्गी के गोश्त का हिसाब किताब अभी बाकी है। तो टर्मिनल वैल्यू क्या होगी? लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू कुछ स्टूडेंट्स ने गलती ये की है, एज इट इज ले ली 1000। ठीक, एज इट इज नहीं लेनी, हमने इसे कंपेयर करना है। कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, हमने इसे कंपेयर करना है कन्वर्जन वैल्यू के साथ। रिडेम्पशन प्राइस और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर। रिडेम्पशन प्राइस क्या है? 1000 का है तो 1000 में रिडीम होगा, उसने प्रीमियम डिस्काउंट को जिक्र ही नहीं किया। रिडेम्पशन प्राइस क्या हुई? कन्वर्जन वैल्यू क्या हुई? 3 into 400 1200 1200। तो विच एवर इज हायर 12। ये छोटी सी कैलकुलेशन आपने शो करवानी है अपने पेपर पे, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये जो 70 की कैलकुलेशन है ना, ये भी आपने शो करवानी है। 1000 into 10% into 70%, 1000 into 0.1 into 0.7 शो करवानी है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो शो ये आपने विच एवर इज हायर, तो ये शो करवा। टैक्स में आप कैलकुलेट करते होते ना विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर, तो वो डायरेक्ट कर लेते हैं कि शो करवाते हैं। एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, विच एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे शो करवाना। तो क्या होगी विच एवर इज हायर? 1200 1200। तो इसका मतलब है अब क्या इस ये एक ही वैल्यू है, एक ही कैश फ्लो है कि बहुत से कैश फ्लोज हैं? एक ही कैश। इसकी एनएमटी तो नहीं बनेगी, इसका तो एनएमटी का फार्मूला नहीं लगेगा, इसका एनएमटी का फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लगेगा भला? एक ही वैल्यू है, एनएमटी एक ही। थोड़ी एनएमटी तो सीरीज ऑफ पेमेंट होती है, डेफिनेशन में लिखा होता है सीरीज ऑफ पेमेंट, ये सीरीज थिंग है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगी? प्लस 1200 इंटू 1.1 पावर -4, ठीक है जी। अब इसकी आई थी 221.89, ये थी। इसकी क्या है? 819.62, और टोटल कितना आ गया? 1041 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी है, 1041। क्लियर हो गया जी? क्या आपको अब इसी तरह का क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कर लेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करना है। अच्छा एक मुझे और सवाल, एक स्टूडेंट ने पूछा सवाल, इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप जो आप बताएंगे। उसने कहा सर एन्युटी वाले हिस्से में तो आपने इसको टैक्स एडजस्टमेंट किया है, इस 1200 पे टैक्स एडजस्टमेंट क्यों नहीं की? हाँ क्योंकि वो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। ये सेल परचेज रिडेम्पशन ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, ठीक है जी। तो 1200 के ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट, इसमें जो अहम चीज है वो यही है कि आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नेट ऑफ टैक्स करनी है, और दूसरा कूपन रेट कौन सा है ये ध्यान से डिसाइड करना है। ये ऊपर वाला कूपन रेट है 10% और नीचे वाला 10% डिस्काउंट रेट। कूपन रेट किस काम आता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के। डिस्काउंट रेट किस काम आता है? डिस्काउंटिंग के लिए, प्रेजेंट वैल्यू के लिए। डन जी। अच्छा अब अगर आज शाम को आपके ग्रुप्स में इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएं सॉल्यूशंस के साथ, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये समझ लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक मुश्किल टॉपिक तैयार हो गया, ठीक है। चलिए वापस आते हैं।
अब इसको करते हैं हम क्लोज। अब बताइए, ये बॉन्ड की कैलकुलेशन तो क्लियर होगी। अब कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल मुझे बताइए, क्या आपको रिडेम्पशन, कुछ टर्म्स बोलने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि इसका मतलब समझ गए आप। रिडेम्पशन प्राइस समझ गए, कन्वर्जन वैल्यू, और कन्वर्जन वैल्यू एट द एंड भी हो सकती है, मैच्योरिटी टाइम पे भी, और टुडे भी हो सकती है। वो शेयर की प्राइस कभी आज की देगा, कभी शेयर के 4 साल बाद की देगा। तो करंट मार्केट वैल्यू दी है तो कन्वर्जन वैल्यू कौन सी होगी? करंट वाली। और अगर फ्यूचर मार्केट वैल्यू दी है तो कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी? कन्वर्जन वैल्यू पता है ना आपको क्या है? कन्वर्जन रेशियो को शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, असूली तौर पे जो बॉन्ड की आज की मार्केट वैल्यू है ना, वो उसकी कन्वर्जन वैल्यू होनी चाहिए। कन्वर्जन वैल्यू जितनी ज्यादा, बॉन्ड की आज की वैल्यू भी उतनी। ऐसा ही है ना, कन्वर्ट करने से जितने का मिलेगा आज उसकी वैल्यू जो है, क्योंकि जब हम आज की वैल्यू लेते हैं ना, तो उसका मतलब हम इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। इंटरेस्ट को फर्ज कीजिए अलग कर दे, इग्नोरिंग इंटरेस्ट, थोड़ी देर एज्यूमिंग नो इंटरेस्ट। क्या बॉन्ड की जो वैल्यू है आज की, जो कन्वर्जन वैल्यू है आज की, वही उसकी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए ना? मार्केट में उसी की कीमत पे सेल परचेज होना चाहिए ना। बाज़ औक़ात होता यह है कि चीज की असल वैल्यू कुछ और होती है। असल वैल्यू तो बॉन्ड की कन्वर्जन वैल्यू है ना, मार्केट में वो किसी और प्राइस पे बिक रहा होता है। ये आपने शायद अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि फेयर वैल्यू एसेट्स की है चाहे 1000, लेकिन जो खरीदा गया वो 1200 का खरीदा गया, तो वो जो 200 है वो गुडविल में जाता है जब आप बिजनेस को खरीदते हैं ना। ये पढ़ा हुआ ना आपने। तो क्या ये लाजमी है कि जो चीजों की रियल वैल्यू है सेल परचेज उसी वैल्यू पे हो? वो जो बेचने वाला है वो कोशिश करेगा कि ज्यादा प्राइस पे बिक जाए। अकाउंटिंग में भी ऐसे होता है ना, नई बात तो नहीं है आपके लिए। अकाउंटिंग में जब कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं उसके नेट एसेट्स की वैल्यू होती है, तो ट्रांजैक्शन बाज़ औक़ात उससे ज्यादा की होती है ना। जो डिफरेंस होता है उसे अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? गुडविल। उसी तरह हो सकता है कि बॉन्ड में कन्वर्जन वैल्यू आज की जो है बॉन्ड की वो हो 1000, और जो मार्केट वैल्यू है वो 1200 हो। क्या उस डिफरेंस को हम गुडविल कहेंगे? नहीं, वो तो काउंटिंग की टर्म है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रीमियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टर्म थी कन्वर्जन प्रीमियम, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा, कन्वर्जन प्रीमियम अहम कंसेप्ट नहीं है। वो अगर समझ आ गया अच्छी बात, नहीं समझ आया गोली मारे। कन्वर्जन वैल्यू जो है ना वो अहम कंसेप्ट है, वो नहीं हाथ से जाना चाहिए। कन्वर्जन वैल्यू समझ आ गया आपको? कन्वर्टेबल बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो जितनी मार्केट वैल्यू का शेयर है मल्टीप्लाई करें वो कन्वर्जन वैल्यू है, यानी इतनी वैल्यू हमें कन्वर्ट करवा के मिल रही होगी शेयर्स। ये आपने ध्यान में रखना कंसेप्ट। और अगर कन्वर्जन वैल्यू और जो आज प्राइस चल रही है मार्केट में उसमें फर्क है तो डिफरेंस क्या कहलाता है? प्रीमियम। अब चलते हैं कि मार्केट, किसी भी बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस है, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी बॉन्ड की प्राइस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू। वो कहता है डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट और मार्केट रेट। ये दो मेन कंसेप्ट है, ये केन्स ने थ्योरी बताई थी। रिकॉल करा दूं, मैं आपको बताता हूं। आपके पास एक बॉन्ड है, उसका रेट है 10% इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड। मार्केट में बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, मार्केट रेट है 8%। बताइए आपके बॉन्ड की वैल्यू हाई होगी कि लो होगी? बॉन्ड के ऊपर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 10%। लिखा हुआ जिसके पास ये बॉन्ड होगा उसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड तो इशू हो गया, अब रेट वो फिक्स हो जाता है। अगर 5 साल का बॉन्ड है ना तो फिक्स हो गया, 5 साल अब यही रहेगा।
लेकिन मार्केट का रेट चेंज होता रहता है। स्टेट बैंक आपको पता है कभी 2 पॉइंट कम कर दिए, कभी ज्यादा कर दिए। मार्केट का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, बॉन्ड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बॉन्ड आपके लिए वैल्यूएबल है कि नॉट वैल्यूएबल? वैल्यूएबल। इसकी प्राइस क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो बॉन्ड की प्राइस ज्यादा। अच्छा, और अगर अपोजिट हो, बॉन्ड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है, मार्केट में 12% है, तो बॉन्ड आपके लिए हाई वैल्यूएबल के लो वैल्यूएबल? लो। इसकी प्राइस ज्यादा होगी कम होगी? कम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बॉन्ड की प्राइस डिपेंड करती है उसके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर भी, कन्वर्जन प्रीमियम के ऊपर, कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर भी, और मेच्योरिटी पीरियड भी। ठीक है, ये 2 रटे वाले पॉइंट है आपके। असल कंसेप्ट जो है ना वो इन 2 में है, और ये बेसिकली फाइनेंस में केन्स की जो इकोनॉमिक थ्योरी, जाहिर है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस आपस में मिलती जुलती है। ये आपने इकोनॉमिक्स में गालिबन पढ़ा होगा। कुछ समझ आती है बात की कि बॉन्ड की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है मार्केट में? कम ज्यादा होती रहती है ना बॉन्ड की वैल्यू, डिबेंचर की वैल्यू, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होती है। फिर रूटीन का कंसेप्ट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड के कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? बिल्कुल है। इन्वेस्टर्स के लिए भी है, कंपनी के लिए भी। इन्वेस्टर कौन है? क्या फायदे हैं? कंट्रोल ऑफ कंपनी पॉसिबल। एक्सप्लेन करें खुद, क्या कहना चाह रहे? शेयर में कन्वर्ट कर लेगा, एंड पे कंपनी का मालिक बन जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके पास ऑप्शन है, चाहे रिडीम कर ले, चाहे जो उसके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन होगी वो कर लेगा, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो ये हर सूरत में फायदे में ही रहेगा जो हाँ फायदा नजर आ। लॉन्ग टर्म गेन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड के ऊपर तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स ही रहता है, लेकिन शेयर्स की कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है बाज़ औक़ात। तो अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड लेके शेयर में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है शेयर की प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाए। अगर बॉन्ड ही रखा होता ना आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता, लेकिन शेयर में पॉसिबल है कि आपको लॉन्ग टर्म में गेन हो, बड़ा गेन हो। लेकिन याद रखिए ये 2 धारी तलवार है, बड़ा गेन भी हो सकता है तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन बात चूंकि हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं तो हम इधर गेन ही बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है ना, इसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है। टेक्निकल फ्लॉ पता क्या है? किसी भी एसेट की वैल्यू होती है उसके सारे के सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। यहां पे अगर वो 1200 शेयर में कन्वर्ट करवाया है तो सोचे कन्वर्ट करवाने के बाद उसे अगले सालों में इस शेयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसको इस कैलकुलेशन में शो नहीं करवाया गया। इसको नाम दे रहा है पोस्ट कन्वर्जन डिविडेंड को इग्नोर किया जाता है। लेकिन याद रखें ये इग्नोर सिंप्लिसिटी के लिए किया जाता है और इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एक पॉइंट है, देखिए है ना कि कन्वर्जन कराने के बाद भी तो उसे डिविडेंड मिलेगा ना, लेकिन वो चूंकि अनसर्टन होता है, अमाउंट का नहीं होती, तो इसलिए हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करते। हमारा एक रूल है कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रेजल करनी हो ना, वैल्यूएशन करनी हो, तो प्रैक्टिकली हो सकता है प्रोजेक्ट 30, 40, 50 साल चले, लेकिन आपने एक रीजनेबल पीरियड की हद तक ना कैलकुलेशन करनी होती है 20 साल, बाज़ औक़ात 10 साल की रखते हैं, वरना प्रोजेक्ट तो हो सकता है 50 साल। जैसे पुल बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो हो सकता है 100 साल चले, लेकिन वो अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक उसी एक लाइफ फिक्स कर देते हैं कि भैया ये 50 साल चलेगा, 50 साल बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। अब हो सकता है 50 साल बाद आगे 10-15 साल और चला जाए, लेकिन उसको फिर हम कंसीडर नहीं करते एट स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, वो समझते हैं बोनस ही चल गया तो लाइफ चल गई तो बोनस ही होगी। तो ये इसका एक कंसेप्ट है कि कन्वर्जन के बाद अमूमी तौर पे जो बाद वाले डिविडेंड मिलने होते हैं उनको कंसीडर, लेकिन ये सही करते हैं हम क्योंकि सिंप्लिसिटी भी रखनी है ना हमने। डन जी। एडवांटेज डिसएडवांटेज इन्वेस्टर के, कंपनी को कंट्रोल करता है, ओके समझ आ गया। फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ओके।
लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल है, हाई प्रॉफिट हो सकता है, ओके। और डिसएडवांटेज में क्या है, कन्वर्जन के बाद वाले डिविडेंड को कंसीडर इग्नोर किया जाता है। लेकिन उसने डिसएडवांटेज बोला है, आप अपने जहन में मुतमिन रखिए कि इसका ये मतलब नहीं हमने गलत कैलकुलेशन किया है, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है, यूजफुल इफ शेयर प्राइस इज लो। कैसे, प्राइस कम है शेयर की मार्केट में, स्टॉक मार्केट क्रैश है, तो अब शेयर इशू करेंगे तो ज्यादा पैसे ही ना मिलते, तो ऐसे हालात में शेयर इशू करने में कम पैसे मिलेंगे, बॉन्ड इशू कर नहीं सकते, तो फिर क्या दरमियानी स्ट्रेटजी लगाते हैं, क्या, कन्वर्टेबल बॉन्ड, उस वक्त सूटेबल है। और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे करना है, दूसरा फायदा क्या, उसका टैक्स बेनिफिट आ जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड पेमेंट आपको देनी है, डिविडेंड पे नहीं करना, कम से कम जब तक वो कन्वर्जन पीरियड चल रहा है उसका, तब तक आपको फिक्स पेमेंट ही देनी है, डिविडेंड पे नहीं करना। ये एक तरह से कंपनी के लिए ये भी अगेन दो धारी तलवार है। कंपनी को अगर प्रॉफिट हो ना ज्यादा तो ये कंपनी के लिए एडवांटेज है कि यार थोड़े फिक्स पैसे देने हैं, और अगर कंपनी को लॉस हो तो यही डिसएडवांटेज बन जाएगा कि भाई हम मरे पड़े और ये आके फिर पैसे मांग रहे हैं हमसे। और फायदा क्या है, डिलेज इक्विटी डाइल्यूशन, इक्विटी डाइल्यूशन। अर्निंग पर शेयर आपने पढ़ा है कभी टॉपिक, पढ़ा, अच्छा मैं समझ रहा था बड़ा डिस्कशन करनी पड़ेगी, कहाँ FR1 में पढ़ा है। खुद सोचें, अगर कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू किया इस साल, अर्निंग पर शेयर पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, शाबाश। लेकिन 5 साल के बाद जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो कम होगी, लेकिन कब, लेट, डिलेड। ये क्या समझा रहा है आपको कि अर्निंग पर शेयर लेट कम होगी। अगर आज शेयर इशू कर देते फिर क्या होता, अर्निंग पर शेयर इसी साल से रिड्यूस हो जाती। नहीं समझ रहे भाई, जित शेयर इशू करे तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है ना। तो यहां पे फायदा क्या है कि पैसे भी आगे हैं और अर्निंग पर शेयर भी कम नहीं हो रही, कम से कम 4-5 साल के लिए तो कम नहीं हो रही, बाद में हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा हूँ, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की नहीं, वो इतना मुश्किल कंसेप्ट तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन सिंपल अर्निंग पर शेयर समझ रहे हैं ना। शेयर इशू करते आज ही कम हो जाती, कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर रहे हैं, कम से कम 4-5 साल का तो टाइम मिल गया ना, बाद में जब कन्वर्ट करवा लेगा शेयर तो फिर कम हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, शेयर होल्डर्स कंट्रोल, कंपनी का अपना कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट मींस कम हो जाता है, खत्म। और शेयर होल्डर्स का कंट्रोल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कम हो जाए, नए शेयर होल्डर आ जाते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए नुकसान की बात है भी, पहले हम ही मालिक थे, अब एक और सीट लगानी पड़ेगी, उससे भी मशवरा करना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर ड्रॉप्स आफ्टर कन्वर्जन। अब ये देखें वही बात उसने बेनिफिट में लिखी है, वही बात कह रहा है 5 साल तक, बेनिफिट में क्या कह रहा है, 5 साल तक अर्निंग पर शेयर डिल्यूट नहीं होगी, डिले हो गई। और यहां पे क्या कह रहा है, आफ्टर 5 साल कम हो जाएगी। और हाई गेयरिंग बिफोर कन्वर्जन, कन्वर्जन से पहले हाई गेयरिंग। हाई गेयरिंग क्यों, गेयरिंग क्या होता है, डेट लेवल। अब बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो डेट लेवल तो बढ़ेगा, ठीक है। कन्वर्जन के बाद डेट लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ जी, यानी ये दोनों पॉइंट इसमें आ रहे हैं। कन्वर्जन से पहले पहले गेयरिंग ज्यादा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर फायदे में है। अर्निंग पर शेयर को देखें तो आप कहेंगे ये एडवांटेज है, और अगर गेयरिंग लेवल देखेंगे डिसएडवांटेज। और कन्वर्जन के बाद की बात करें तो अर्निंग पर शेयर कहें तो आप क्या कहेंगे, डिसएडवांटेज है भाई। और अगर गेयरिंग लेवल की बात करेंगे, क्योंकि वो डेट कम हो जाता है, वो इक्विटी बन जाती है। ओके जी, चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर और आज की कंसेप्ट। आज के लेक्चर में हमने जो सबसे अहम चीज सीखी ना, देखिए बाकी सारा कुछ चाहे भूल जाएं, जो अहम चीज आपने दी वो क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे काम करता है, स्टार्ट में इशू किया जाता है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होती है, एंड पे
ऑप्शन दी जाती है, चाहे कन्वर्ट करवा लो चाहे रिडीम कर लो, और जो विच एवर इज हायर है वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है इन्वेस्टर। ठीक है जी। इसकी कैलकुलेशन आज का जो क्वेश्चन लाजमी करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको असाइनमेंट भेजूंगा, वो लाजमी करना है। बाकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है छोटे छोटे, एडवांटेज डिसएडवांटेज में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, एक आधे में शायद होगी आपको, लेकिन घर जाके तसल्ली से रीड कर लीजिएगा, उम्मीद है कि वो भी समझ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुई तो कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।